दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि हमारे यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर हमारी पहली इकाई के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा के जो टॉपिक है उसके अंदर हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम हमारे पीछे के पेपर के दौरान जो 2023 का पेपर है उसके अंतर्गत अगर हम हमारे क्वेश्चन देखते हैं तो अब की बार 3 या 4 क्वेश्चन हमारे भाषा वाले टॉपिक से उठाए गए हैं। हिंदी का जो पहला यूनिट लगा हुआ है हिंदी भाषा का, उसके अंतर्गत 3 या 4 क्वेश्चन उठाए हैं। ज़्यादा डीपली तो नहीं है, लेकिन अगर हम पीछे के पेपर के जो 2023 से पहले जो पेपर हुए हैं उनके पेपर को देख के ध्यान में रखते हुए अगर देखते हैं तो अब की बार उस भाषा वाले यूनिट से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बने हैं, क्योंकि हम पीछे यही देखते हैं कि पिछले जो जितने भी हमारे पेपर हुए हैं उनके अंतर्गत इतना पेपर में भाषा वाले यूनिट से क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन अब की बार उठाए हुए हैं। तो उसको देखते हुए हमें है एक भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। तो आज हम करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत है, सबसे पहले है हमारा है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय आर्य भाषा को क्रमिक विकास की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी भाषा है वो कहाँ से आई है और स्टार्टिंग में इसको कैसे लेके हिंदी कैसे बनी थी, हमारी जो राजभाषा है वो कैसे बनी है और हिंदी कहाँ से उत्पन्न होके आई है। तो सबसे पहले हमारी भारतीय आर्य भाषा, और भारतीय आर्य भाषा को भी हम कितने आगे भागों में बांट सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारी आर्य भाषा थी जो कि प्राचीन वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, उन दोनों को मिला के हम उनको क्या बोलते हैं, आर्य भाषा बोलते हैं। उस पीछे के जो जितने भी काल हैं उनके अंतर्गत हम उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक आर्य भाषा काल। जो प्राचीन आर्य भाषा काल है वो हम बांट सकते हैं उसको 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से, क्योंकि ये 1500 से 500 है और आगे हो जाएगा 500 से 1000 ईस्वी तक। ये हो जाएगा 500 से 1 ईस्वी तक, और ये है 1500 से 500 ईस्वी तक। ये है मध्यकालीन, हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आगे है आधुनिक आर्य भाषा का काल का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। जो आधुनिक आर्य भाषा का काल का समय है वो है 1000 ईस्वी से आगे अब तक चला आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखें हम। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक और लौकिक संस्कृत आते हैं। जो हमारे प्राचीन आर्य भाषा है उसके अंतर्गत जो पहले ऋषि मुनि प्रयोग किया करते थे उनको हम आर्य भाषा को हम सबसे पहले क्या बोलते थे, वैदिक और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं आती है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पीछे की वीडियो देखी है तो उसके अंतर्गत हमने ये वाला टॉपिक है थोड़ा सा पहले उसकी वीडियो बनाई हुई है। अगर वो भी आप देखते हैं तो उससे भी हमारा क्या है, हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत हम आगे भी और भी ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन वो थोड़ी छोटी वीडियो, तो उसके अंतर्गत हमें बस वैदिक, लौकिक और ये तीनों भाग जो उन्होंने बांटे हैं उनके बारे में हमें पता लगता है। आगे देखते हैं। प्राचीन भाषा के अंतर्गत तो हमारे आएंगे वैदिक और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा है उसके अंतर्गत आ जाएंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और ये भाषाएं तीनों आ जाएंगी मध्यकालीन के अंतर्गत। आगे है आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आएगा हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती और पंजाबी, सिंधी। ये भाषा आ जाएंगी हमारी आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। आगे चलेंगे। सबसे पहले हम पाली भाषा के बारे में जानें, क्योंकि ये तो हमें पता है कि वैदिक और लौकिक सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसके अंतर्गत हमारी 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। उनके बारे में हम इतना तो पता है कि संस्कृत के अंदर तत्सम शब्द यूज होते हैं, जो कि री की मात्रा होती है वो भाषा होती है जो जिसमें क्री है, कृत, ये वाली री की मात्रा जो लगती है वो किस में यूज होती है, संस्कृत में। और दोनों वैदिक और लौकिक संस्कृत के अंदर री की मात्रा ज़्यादा यूज, बस उनको वर्ड को देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये संस्कृत के वर्ड हैं। और तत्सम शब्द सारे ही क्या होते हैं, संस्कृत से होते हैं। तो इनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। आगे आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत है जो दूसरी आगे इनके भाग हैं उनके अंतर्गत पहली भाषा हमारी क्या है, पाली है। कौन सी भाषा है, पाली है, सॉरी दोस्तों। इसके अंतर्गत है हमारी पहली है पाली भाषा है। तो हम पहले इसके बारे में, पाली भाषा के बारे में जानेंगे कि ये कैसे आई थी और कहाँ से आई है।
इसमें है पाली भाषा के बारे में जानेंगे कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की प्रथम अवस्था के अंतर्गत आती है। जो कि ये पाली है वो क्या है, प्रथम अवस्था है। इसके बाद में दूसरी अवस्था है वो क्या कौन सी है, प्राकृत है। उसके बाद में अपभ्रंश है। तो पहली अवस्था कौन सी हो जाएगी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पाली हो जाएगी। आगे देखते हैं, पाली भाषा की उत्पत्ति है वो पाटलिपुत्र से मानी जाती है। किसे मानी जाती है, पाटलिपुत्र से मानी जाती है। पाली का अर्थ है मगध की भाषा। पाली शब्द पल्ली शब्द से भी उत्पन्न हुआ है, जिसका है अर्थ है ग्रामीण भाषा। क्योंकि हमें पता है कि ये पाली, बस ये पूछ लिया जाता है कि पाली का अर्थ क्या है या फिर ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो हमें क्या है, अब की बार जो पेपर का पैटर्न देखते हुए हमें ये छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसमें हो जाएगा पाली का अर्थ है मगध की भाषा, क्योंकि ये मगध में यूज की जाती थी, उसकी वजह से इसको क्या बोला गया है, मगध की भाषा। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से भी माना गया है, पंक्ति है उससे भी माना गया है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियाँ क्या है, बुद्ध वचनों में जो पंक्तियाँ प्रयुक्त की जाती थी उन्हें पाली कहा जाता था। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। तो हम जानते हैं कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पाली भाषा का ही प्रयोग हुआ है। और बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है यानी कि सूत पिटक है और विनय पिटक है वो किसके थे, बुद्ध से संबंधित ग्रंथ थे। तो वह पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और एक है हमारा कच्चायन व्याकरण, जो भी कई बार पूछा भी जाता है हमारे पेपर के अंतर्गत। कच्चायन व्याकरण है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मामुनि कच्चायन द्वारा लिखी गई है, जो कि पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और क्या है, कौन सा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। तो हम बस एक ही निष्कर्ष निकालेंगे कि पाली भाषा है वो किसकी भाषा है, मगध की भाषा है। और किसे निकली है, इसका एक संबंध इस पंक्ति से भी अर्थ माना जाता है। और बुद्ध देव के जो हमारे ग्रंथ मिलते हैं वो सूत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में है। और इनके अंतर्गत है वो भी पूछ ली जाती है कि कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। और ये भी पूछी जाती है क्योंकि अब की बार पेपर के दौरान अवधी और ब्रज भाषा है उनकी विशेषताएं पूछी गई थी। तो हमें जो पाली है, प्राकृत है, उन सब की विशेषताएं हमें देखनी जरूरी है। तो हम आप देख लेते हैं पाली भाषा की विशेषताएं। पाली भाषा में प्रयुक्त वर्ण हैं स्वर और व्यंजन दोनों ही प्रयोग होते थे, लेकिन संस्कृत में प्रयोग होने वाला री है और लरी पाली में समाप्त हो गए थे, क्योंकि पहले वैदिक और लौकिक संस्कृत थी। तो उसी की वजह से पाली में भी क्या हो गया था, पाली भाषा के आने के कारण उसमें क्या हो गए थे, री और ली क्या हो गए, समाप्त हो गए थे। ठीक है, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों प्रयोग होते थे। उनमें से सिर्फ री की मात्रा है वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। आगे है, पाली में 41 ध्वनि है जिसके अंतर्गत 8 स्वर है और 31 व्यंजन है। क्योंकि एक बार पहले पूछा गया है कि अपभ्रंश भाषा के कितने स्वर होते हैं, तो 8 होते हैं। तो उसी तरह इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अंतर्गत कितनी ध्वनियाँ और कितने स्वर और व्यंजन है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई विद्वानों के अनुसार पाली के अंतर्गत 43 ध्वनियाँ सम्मिलित है, जिनमें से 10 स्वर और 33 व्यंजन है। मुख्य तौर पर ये 8 स्वर और 30 व्यंजन माने जाते हैं, लेकिन कई विद्वानों ने ये 10 स्वर और 33 व्यंजन भी माने हैं। आगे है, श का इसके अंतर्गत क्या हो गया था, श जो ये सलजम वाला स है और षटकोण वाला जो स है उसका क्या हो गया था, ये वाला स हो गया था इस पाली भाषा के अंतर्गत। जैसे उदाहरण दिया, देखो शिष्य, शिष्य का देखो दोनों शिष्य हैं, दोनों शिष्य के श हैं वो क्या हो गए थे, इस स वाले इस स में बदल गए थे, सर्कस वाले स में चेंज हो गए थे। आगे है, पाली भाषा में स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ था, क्योंकि ये इसके एक संस्कृत और पाली का दोनों का साथ में संबंध है। क्योंकि पहले संस्कृत थी उसके बाद में पाली चेंज हुई है, तो इन दोनों का संबंध हमें दोनों भाषा में अंतर समझना पड़ेगा। तो दोनों की अगर विशेषताएं पूछ भी ली जाती है कंपटीशन में, तो हमें एक भाषा का अगर हमें पता है तो दूसरी भाषा का हमें अपने आप में आंसर मिल जाएगा। तो पाली भाषा में स्थानीय व देशज शब्दों का विकास है तेजी से हुआ। इसके अंतर्गत क्या हो गया था, देशज और स्थानीय भाषा शब्द यूज होने लगे थे। आगे है, अधिकतर व्यंजन के अंत में व्यंजन को हटाकर स्वर को अंत में लाया जाने लगा था। जैसे कि जगत है, जगत का क्या हो गया था, तो हटा दिया था तो जग बच गया था। इसके अंतर्गत एक और है, ये विशेषता है कि इसके अंतर्गत जो हलंत लगते थे, ये चल के नीचे लगा है हलंत, वो क्या हो गया था, हटने लग गया था। और पाली के अंतर्गत क्या हो गया था, हलंत है वो क्या हो गया, हटाया जाने लगा था। सीधा बस उनका क्या है, चल सा लिखना स्टार्ट हो गया था। आगे है,
प्राकृत भाषा की विशेषताएं। पाली के बाद में दूसरी कौन सी भाषा आई थी? प्राकृत भाषा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों साथ में बोली जाती हैं। तो पाली के बाद में कौन सी है? प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का समय है वो ईस्वी 1 से लेके 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली द्वितीय अवस्था और प्राकृत तृतीय अवस्था अपभ्रंश कहलाती है। पहली कौन सी है? पाली है। प्राकृत, पाली और कौन सी हो गई? अपभ्रंश हो गई। आगे चलेंगे। प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान है, क्योंकि ये पाली के बाद में है तो इसकी संरचना काफ़ी कुछ इससे मिलती हुई है। आगे है थोड़ी बहुत अलग है, वह इस प्रकार है। पाली में यह व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्राय समाप्त होने लगा। पाली में क्या हो गया था? व्यंजन और स्वर दोनों यूज होया करते थे, लेकिन प्राकृत में क्या हो गया था? ये समाप्त होने लग गया था धीरे धीरे। उसके स्थान पर क्या हो गया था? जय प्रयुक्त होने लगा था। क्या हो गया था? व्यंजन समाप्त होने लगे थे, लेकिन उनके स्थान पर ज प्रयुक्त होने लगा था। जैसे देखिए मैंने उदाहरण दिया यहाँ पे, यस का जस, यो व्यंजन है तो इसका क्या हो गया था? हमारा जस जय बन गया। यह का यहाँ पे क्या हो गया? जय चेंज हो गया था। आगे चलेंगे। प्राकृत में पर शब्दों का विकास, प्रसर्गों का विकास आगे चलकर शब्द है अपभ्रंश का विकास है। सॉरी ये गलत हो गया है। इसमें है कि प्राकृत में आगे शब्दों का विकास आएगा, आगे चलकर काके की के रूप में विकसित हुए थे। प्राकृत में शब्द है वो आगे क्या हो गया था? अपभ्रंश के शब्द है वो क्या हो गया? काके की के रूप में विकसित हो गए थे। आगे हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत के अंदर तो हेमचंद्र का व्याकरण वो क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका ग्रंथ का क्या नाम है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। आगे चलेंगे। आगे कौन सी आ जाएगी? अपभ्रंश भाषा जी। अपभ्रंश भाषा के स्वर है पहले पूछे भी गए हैं, तो ये हमें डिटेल से पढ़नी जरूरी है। अपभ्रंश भाषा है मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये अपभ्रंश उसके बाद में सारी क्या होगी? हमारी आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा है वो स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने इनको इनके बीच की कड़ी मान लिया है। मध्यकालीन के दौरान अपभ्रंश आती है और आगे आ जाएंगे हमारी आधुनिक आर्य भाषा, तो इनके बीच की कड़ी कौन सी हो गई? अपभ्रंश हो गई। आगे है भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सदी से कौन सी भाषा मानने जाने लगी थी या फिर प्रयोग की जाने लगी थी। तो ये हो जाएगा भाषा के अर्थ में अपभ्रंश है वो कौन सी सदी में स्टार्ट हो गई थी? छठी सदी में हो गई थी। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग है वो वल्लभी के राजा दारसेन शिलालेख में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय है, उसके समय में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। कहाँ पे मिलता है? शिलालेख में। ठीक है। दंडी ने इसे आबिरों की भाषा कहा है। दंडी ने इसे क्या कहा है? आबिरों की भाषा कहा है। आगे है पयमचूरी और महापुराण अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं है। शंभु और पुष्पदंत की जो रचना है पयमचूरी और महापुराण, ये किसकी अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी के स्वर नाम अपभ्रंश से विकसित हुए हैं और अपभ्रंश उकार बहुला है। दोस्तों ये भी पूछी जाती है कि ओंकार बहुला कौन सी है और आकार बहुला कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2-3 क्वेश्चन इसके बनते हैं अपभ्रंश के, वो सारे इसके अंदर ऐड हैं। हिंदी के स्वर है वो अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। जितने भी हमारे हिंदी के स्वर है वह, मैं, तुम, वो सारे हैं वो क्या है? अपभ्रंश के अंदर से ही हमारे स्टार्ट हुए थे और अब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। अपभ्रंश है वो कौन सी है? ओंकार बहुला, जिसके पीछे ऊ आवाज़ है। जब हम वो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं किसी वर्ड का, तो ऊ जब पीछे के उच्चारण के समय आता है तो वो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का क्या होगा? उकार बहुला कहलाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश का मौलिक व सर्वाधिक लोकप्रिय छंद दो है। ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल ने भी बताया है कि अपभ्रंश का अपना छंद कौन सा है? दोहा है। आगे आ जाएंगे अपभ्रंश के भेद की कौन कौन से भेद। सबने विद्वानों ने अलग अलग भेद माने हैं। किसी ने उपनागर, आभीर, ग्राम, ये देखो दिया है ना यहाँ पे, तो ये है। इसने नाम साधु विद्वान हुए हैं, इन्होंने माना है उपनागर, आभीर और ग्राम, ये 3 भागों में अपभ्रंश के भेद माने हैं। आगे है मार्कंडे कवि हैं, इन्होंने माने हैं नागर, उपनागर, ब्राह्मण। इन्होंने उपनागर और ग्राम दिया है और इन्होंने आभीर दिया है, लेकिन इन्होंने मार्कंडे माना है नागर, उपनागर, ब्राह्मण। आगे है डॉक्टर याकूबी ने माना है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है इसको। पूछा जाता है कि डॉक्टर याकूबी के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो 4 हो जाएगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। आगे है डॉक्टर तगारे ने माने हैं 3 माने हैं पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। इन्होंने उत्तरी को
कट कर दिया है। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी 3 भागों में मानना है। आगे है नामवर सिंह, पूर्वी और पश्चिमी। नामवर सिंह 2 ही नाम ऐड किए इन्होंने, पूर्वी और पश्चिमी। ये अपभ्रंश के भेद थे जो कुछ विद्वानों ने माने हैं। आगे अपभ्रंश के बाद में आ जाएगा अवट। अवट में हमारी कीर्तिलता और कीर्ति पताका है जो कि विद्यापति की भाषाएं हैं, रचनाएं हैं। दोनों ही अवट की रचनाएं हैं, वो भी हमें याद रखने की अवट की रचनाएं हैं ये। अवट अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। पीछे हमारे अपभ्रंश आई थी वो किसकी थी, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी थी, लेकिन ये अपभ्रंश अवट है क्योंकि अपभ्रंश के निकली हुई है अवट, तो ये हो जाएगी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाएगी। अवट शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वर्ण रत्नाकर में मिलता है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे मिलता है इसका, वर्ण रत्नाकर में मिलता है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवट का, ये मैंने पहले बता दिया कि विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की इस भाषा में है, अवट भाषा में है। आगे है कि भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवट को एक ही भाषा माना है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवट को क्योंकि दोनों साथ में अटैच हैं, ये एक दूसरे से निकली हुई हैं, तो इनको उन्होंने भोलानाथ तिवारी ने दोनों ने एक ही मान लिया है। तो आगे है प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाएं, ये पीछे की हो जाई थी हमारी हो गई थी मध्यकालीन आर्य भाषाएं। अब स्टार्ट है हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। अपभ्रंश की 3 भाषाएं हमें आगे हमें मिलती है, पीछे वाली हैं जो कि शोरसेनी है, अर्धमागधी और मागधी। आगे हमारी भाषाएं आ गई हैं, उपभाषाएं इनके बताइए। आगे शोरसेनी जो भाषा है उनकी उपभाषाएं बताई हैं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और अर्धमागधी और मागधी। ये 506 है इसकी शोरसेनी से निकली हुई उपभाषाएं हैं। और आगे इनकी क्या है, बोलियां हैं, और बोलियों से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है कि राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, इनकी भी अलग अलग बाद में बोलियां पूछ ली जाती हैं जो कि आगे डिटेल में भी बताई हैं। अर्धमागधी उपभाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी, ये भी पूछा जाता है। मागधी की उपभाषा है बिहारी हिंदी। राजस्थानी की बोलियां बता दी हैं क्योंकि पहले हमारी भाषा कौन सी आई है इसके अंतर्गत, राजस्थानी है। तो राजस्थान की बोलियां हैं, ये 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, जयपुरी है। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। आगे हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां, आगे ये बोलियां डिटेल से बताई हैं मैंने। ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कि ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और कोरवी, हरियाणवी और दक्षिणी, ये 6 भाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। एक है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी और हरियाणवी, दक्षिणी। पूर्वी हिंदी की हमें ये भी बहुत बार रिपीट हुई है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां इनमें से कौन सी नहीं है या है, ये पूछ लिया जाता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी की कौन सी है, तीनों हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे हैं इनकी बोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारी परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए, जैसे कि अब की बार 2023 के दौरान पूछा गया था कि बुंदेली भाषा के क्षेत्र कौन कौन से है, एक क्वेश्चन बना था अब की बार 2023 में ही कि बुंदेली भाषा के क्षेत्र कौन कौन से है, जिसके अंतर्गत बनाफरी जो है वो बुंदेली का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे बुंदेली खूब भर के बोली जाती है। तो ये हमारे क्षेत्र हैं जो जितनी भी बोलियाँ हैं हमारी भाषाओं की बोलियां हैं, वो बोलियां हैं, उनके क्षेत्र हमें अब की बार जरूर देखने हैं। हिंदी की बोलियों के नामकरण भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कोरवी को कोरवी बोली किसी ने कहा है, ठीक है। आगे है राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियां। सबसे पहले कौन सी आती है, राजस्थानी है जो कि शोरसेनी से निकली हुई है। तो राजस्थानी हिंदी की उपभाषा की बोलियां देख लेते हैं। हमें राजस्थानी की 4 बताई थी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है, आगे आ जाएगी। मारवाड़ी बोली के क्षेत्र हैं जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर और पश्चिम राजस्थानी भी इसको कहा जाता है। ये क्षेत्र हैं इनके जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं इनके जिसके दौरान मारवाड़ी बोली जाती हैं वो मैंने ऐड किया इसके अंदर। जोधपुर है, अजमेर है, मेवाड़ है, सिरोही है और बीकानेर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरी मारवाड़ को क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थानी भी, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी के अंतर्गत हमारी पश्चिमी राजस्थानी किसको कहा जाता है इनकी बोलियों को, तो क्या हो जाएगा पश्चिमी राजस्थानी। दूसरी नाम इसका क्या हो जाएगा, मारवाड़ी। आगे है जयपुरी, क्योंकि 4 हैं, चारों में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी के नाम से है, लेकिन ये में ध्यान नहीं रहता कि मारवाड़ी कौन सी है, जयपुरी उत्तरी है, पश्चिमी, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखनी जरूरी है। मारवाड़ी कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरी है, आगे जयपुरी है वो पूर्वी राजस्थानी बोली जाती है। इसका केंद्र कौन सा है, जयपुर है। जयपुर नाम से ही पता लग रहा है कि जयपुर का केंद्र है। जयपुरी की पुरानी बोलियां हैं ढूंढानी है। इसके अन्य क्षेत्र हैं हाड़ौती,
कोटा, बूंदी। इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये प्रसिद्ध क्षेत्र हैं इनके हड़ौती, कोटा और बूंदी। आगे चलेंगे। मेवाती बोली हो जाएगी राजस्थान की तीसरी बोली है ये मेवाती बोली। इसको उत्तर पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। इसके क्षेत्र कौन से हैं? अलवर, गुरुग्राम और भरतपुर। मालवी है, इसको दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। उज्जैन इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसके अनेक क्षेत्र हैं जैसे कि इंदौर है, रतलाम है और भोपाल है, होशंगाबाद है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं। क्या पता कि अब की याद क्यों, क्या पर 2 साल बाद में पूछ लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इनके क्षेत्र याद रखने हैं। आगे है पहाड़ी हिंदी की बोलियां, क्योंकि पीछे राजस्थानी वाली हिंदी की बोलियां थी, लेकिन अब है पहाड़ी हिंदी की बोलियां। पहाड़ी हिंदी की बोलियों में 2 आएंगी, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी है वो कौन सी है भाषा? नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम है कुर्मांचल, जिसे कुमाऊनी कहते हैं। इनके 3 क्षेत्र हैं ये, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। इनकी बोली को कुमाऊनी कहा जाता है क्योंकि कुर्मांचल का नाम पारंपरिक क्या हो गया है? कुमाऊनी हो गया है। इसके अंदर पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन है, कुमाऊनी में न हो जाता है। क्या बोला है कि पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन है, वो कुमाऊनी में न हो जाता है। आगे चलेंगे। गढ़वाली है, इसकी दूसरी बोली है गढ़वाली, जो कि 52 गढ़ों में, गढ़ यानी कि किलों के अंदर में बंटे उनके कारण क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि कहाँ से निकलने के कारण इसको गढ़वाल कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है। स्वरों के अनुशासीकरण के प्रवृत्ति की इसमें बहुतायत पाई जाती है। जैसे छाया, छाया के ऊपर बिंदु आएगी तो ये अनुशासीकरण हो जाएगा। बैंत है, पैसा है, तो इसके गढ़वाली के अंदर क्या हो जाएगा? स्वर क्या हो गए? ज़्यादा अनुनासिक यूज होंगे इसके अंदर। आगे चलेंगे। ब्रजभाषा, क्योंकि यह आकार बहुला है। ब्रजभाषा कौन सी है? आकार बहुला भाषा है। दोस्तों पीछे तो एक बार क्वेश्चन बना है कि आकार बहुला और ओंकार बहुला कौन सी है, तो ये ब्रजभाषा कौन सी हो जाएगी? आकार बहुला। ओंकार बहुला होगी, ये गलत हो गया यहाँ पे, औकार बोलो जी। इसके मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके क्षेत्र हो जाएंगे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर। ये तो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्य स्थान हो जाएंगे, लेकिन क्षेत्र ये जो छोटे क्षेत्रों के अंदर बोली जाती हैं वो हो जाएंगे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर। जयपुर के पूर्वी भाग में ये क्या हो जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा है, आगरा है, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रसिद्ध क्षेत्र भी है। आगे है कन्नौजी। कन्नौजी भी क्या है? ओंकार बहुला भाषा है। इसके क्षेत्र हैं, इसके क्षेत्र मुख्य तौर पे कौन सा है? फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत, ये चारों इसके इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं। आगे चलेंगे। बुंदेली आ जाएगी आगे। यह भी ओकार बहुला भाषा है। इसके मुख्य क्षेत्र हैं झांसी, बांदा, छतरपुर, सागर, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद। और आगे ये इसके क्षेत्र है बुंदेली के सारे। आगे दिया है, हमने नोट डाला है कि ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मालवी और मारवाड़ी ये सभी कौन सी हैं? ओंकार बहुला है। ये सारी इकट्ठे आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इकट्ठे डाल लेना कि ये सारी कौन सी भाषाएं हैं? ओकार बहुला है के अंतर्गत आती हैं। जैसे जैसे किसी पंक्ति के पीछे ओ का उच्चारण होना, ओकार बहुला हम कैसे पहचाने कि किसी भी पंक्ति के पीछे क्या बोल आएगा उच्चारण के दौरान? लास्ट के अंतर्गत जो हमारा तुक बैठाना होता है उसके अंतर्गत पीछे जो हमारा उच्चारण निकलेगा वो ओ की आवाज़ आएगी। जैसे जायसी की है। कोरवी बोली है आगे, इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। यह आकार बहुला के अंतर्गत, कोरवी बोली किसके अंतर्गत आएगी? आकार बहुला के अंतर्गत आएगी। इसके मुख्य क्षेत्र हैं रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, अम्बाला और पटियाली। आगे चलेंगे। हरियाणवी है, यह भी आकार बहुला है। ये कोरवी भी आकार बहुला है और हरियाणवी भी आकार बहुला है। इसके क्षेत्र हैं दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक और नाभा। कौन से हैं? दिल्ली है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जींद है, हिसार, रोहतक और नाभा। आगे चलेंगे। आगे है पूर्वी हिंदी। इसकी तीनों बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसकी पूछी जाती है कौन से क्षेत्र हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? अवधी के क्षेत्र बताए हैं यहाँ पे कि अवधी के क्षेत्र कौन कौन से हैं।
लखनऊ, खीरी, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और लखीमपुर। ये हैं अवधि के क्षेत्र। आगे चलेंगे। बघेली का क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्थानों के इनके इम्पोर्टेंट स्थान हैं। आगे इसके क्षेत्र हैं दमोह, संबलपुर, रीवा, मंडला, बालाघाट। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर। ये बघेली का क्षेत्र हो जाएंगे। आगे है कि अवधि और बघेली दोनों ही क्या हैं, आकार बहुला हैं। अवधि और बघेली दोनों आकार बोलेंगे। और पीछे ब्रज भाषा है वो सारी राजस्थानी और उनकी है पश्चिमी की, वो सारी क्या हो जाएगी, ओंकार बहुला हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ी जो इसके पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है, पूर्वी भाषा के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत, उसके छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र हो जाएगा बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, कोरिया और खैरागढ़। ये छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र हो जाएंगे। आगे है बिहारी हिंदी की भोजपुरी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी जो बोली आती है उसके क्षेत्र बताए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार के छपरा क्षेत्र में अधिक है। भोजपुरी का प्रमुख क्षेत्र जो है वो छपरा क्षेत्र है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, भोजपुरी इकार बहुला के अंतर्गत आते हैं। और बिहारी हिंदी की जो भोजपुरी है वो क्या है, इकार बहुला के अंतर्गत आती है। आगे है मगही। मगही है वो बिहार के पटना, गया, अगार, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद और भागलपुर के अंतर्गत बोली जाती हैं। बिहारी और मगही, भोजपुरी मगही है वो दोनों के पास पास के क्षेत्र हैं। और मैथिली का भी दोनों के लगभग से ही मिलते जुलते ही हमारे क्या हैं, क्षेत्र हैं। मैथिली है वो बोली जाती है मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण आदि के सीमा के पास से ज़्यादातर बोली जाती हैं। पटना और पूर्णिया गांव है वो तीनों के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये आसपास के क्षेत्र हैं, इनके अंतर्गत बिहारी ज़्यादा बोली जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।